तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में सेना दिवस यानी कि आर्मी डे कब मनाया गया? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 15 जनवरी को। तो हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे के रूप में। अच्छा, इस बार का जो ये आर्मी डे है ये कौन से नंबर का है? तो ये 71वां आर्मी डे है, यानी कि 71th आर्मी डे है। अच्छा, ये 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया क्यों जाता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, 15 जनवरी 1949 के दिन फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, क्या नाम है, के एम करियप्पा, भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। और इसके अलावा इस दिन उन सभी भारतीय सैनिकों को भी श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने सीमा पर कर्तव्य के लिए अपना जीवन का बलिदान दे दिया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन आ गया। तो आपको पता है, जब भी इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन आता है तो मैं आपको उस मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन कराता हूं। तो महीना चल रहा है जनवरी का, तो सबसे पहले शुरू करते हैं 1 जनवरी को। 1 जनवरी को हमने मनाया DRDO दिवस के रूप में। क्या? DRDO दिवस। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, और ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस बार से ही विश्व ब्रेल दिवस मनाना शुरू किया गया। उसके बाद 10 जनवरी को हमने मनाया विश्व हिंदी दिवस, इंटरनेशनल हिंदी डे। और उसी के साथ मैंने आपको बताया था 14 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में, नेशनल हिंदी डे के रूप में। उसके बाद आया 12 जनवरी, नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं 12 जनवरी को। इस दिन क्या होता है? स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है और उसी को मनाते हैं नेशनल यूथ डे के रूप में। और मैंने आपको बताया था पॉइंट स्पेशल डाल करके, इंटरनेशनल यूथ डे अलग है, वो आप याद रखना 12 अगस्त को मनाते हैं। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को। और अब हमने मनाया 15 जनवरी को आर्मी डे। तो देखो, अगर आपकी रोज सुबह उठकर क्रेक जीके ट्रिक्स के करंट अफेयर्स के वीडियो देखने की आदत डल गई ना, तो देखना आपको ये इंपॉर्टेंट डेज में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ये हर बार जब भी इंपॉर्टेंट डेज का क्वेश्चन आता है, मैं आपको रिवीजन कराता हूं उस मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डेज का। तो सुबह उठकर आपको सबसे पहला काम ये करना है कि करंट अफेयर्स का हमारा वीडियो देखने की आदत आपको डाल लेनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना नाम बदल लिया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैसेडोनिया। तो अभी हाल ही में मैसेडोनिया की संसद ने देश का नाम उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य, इंग्लिश में बोलेंगे तो रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न मैसेडोनिया के रूप में बदलने के लिए देश के संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। तो अब मैसेडोनिया को उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य, इंग्लिश में रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न मैसेडोनिया के नाम से जाना जाएगा। हो सकता है अब आप लोगों के माइंड में आ रहा हो कि यार ये मैसेडोनिया ने अपना नाम क्यों बदला। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। उसके लिए मेरे को आपको मैप दिखाना पड़ेगा। तो मैं आपको ले चलता हूं सीधे मैप की ओर, और वहां आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये रहा, आप देख रहे हो ग्रीस, और ये इसके ऊपर है मैसेडोनिया। एक्चुअल में जो ग्रीस है ना, इसका जो नॉर्थ वाला जो पार्ट है, जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, इसको भी मैसेडोनिया कहा जाता है। और ये ऊपर आपको जो मैसेडोनिया दिख रहा है, इसके नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा है ये FYROM। इसका मतलब क्या हो गया? फॉर्मर यूगोस्लाविया रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया। ये 1992 में यूगोस्लाविया से टूट के बना था और इसने अपना नाम मैसेडोनिया रख लिया है। तो जो ग्रीस वाले हैं वो इस ऊपर वाले मैसेडोनिया से कहते हैं कि भैया तुम अपना नाम चेंज करो। अच्छा, जो भी वीडियोस देख रहे हैं ना, ये मैं मान के चल रहा हूं आप सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपने अपनी लाइफ में जब भी हिस्ट्री पढ़ा होगा तो एक नाम जरूर पढ़ा होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, सिकंदर महान। तो आपको पता होगा, या आप मुझे बताएं कि इनका जन्म कहां पे हुआ था सिकंदर महान का? तो फिर आंसर क्या होगा? मैसेडोनिया में। पर अब यहां पे एक और कंफ्यूजन हो गया। जिसने पहली बार इसको सुना होगा, क्या कंफ्यूजन हो गया कि मैसेडोनिया ये ऊपर वाला या फिर ये नीचे वाला, जो ग्रीस का हमने कहा उत्तरी वाला भाग है, इसे भी मैसेडोनिया कहते हैं। तो फिर आंसर क्या होगा? सही आंसर ये होगा कि ये ग्रीस का जो ये नॉर्थ वाला पार्ट है मैसेडोनिया, वहां पे सिकंदर महान का जन्म हुआ था। और ये भी एक कारण है कि ग्रीस चाहता है कि तुम भैया नकली वाले मैसेडोनिया अपना नाम बदलो, क्योंकि तुम हमारी हिस्ट्री चुरा रहे हो। हिस्ट्री कैसे चुरा रहे हो? जैसे मैंने बताया ना, सिकंदर महान का भी जन्म हुआ था मैसेडोनिया में। तो मान लो अगर किसी को नहीं पता तो डायरेक्ट मैप में आएगा और उसे मैसेडोनिया जो ऊपर वाला दिखेगा, तो वो क्या समझेगा कि मैसेडोनिया यहाँ जन्म हुआ होगा सिकंदर महान का। लेकिन हमें पता है कहाँ जन्म हुआ, ये ग्रीस का जो मैसेडोनिया है, इसका नॉर्थ वाला पार्ट है, वहां पे। तो ये भी एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पहलू देखो, ये जो ऊपर वाला जो ये मैसेडोनिया है, नाम बदलने के लिए तैयार क्यों हो गया? क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन और नाटो में शामिल होना चाहता है, और ग्रीस ये होने नहीं देता। क्योंकि भैया ग्रीस तो पहले से यूरोपियन यूनियन और नाटो का मेंबर है ना। तो ग्रीस क्या कहता है कि अगर तुम्हें यूरोपियन यूनियन और नाटो में शामिल होना है, इसका मेंबर बनना है, तो पहले अपना नाम बदलो। तो आपने पढ़ा होगा, अगर आप रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो जून 2018 में
मैं आपको महीना भी बता देता हूं, वहां आपने पढ़ा होगा कि इन दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था कि ये ऊपर वाला मैसेडोनिया अपना नाम बदल लेगा और क्या रख लेगा, रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न मैसेडोनिया, यानी कि उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य नाम से अब ये जाना जाएगा। तो एग्रीमेंट तो जून 2018 में साइन हो गया था और अब इनकी संसद ने इस एग्रीमेंट को अप्रूवल भी दे दिया है। तो उम्मीद करूंगा, थोड़ा सा टाइम मैंने ज्यादा लिया लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं ये जिसका नाम बदला है ऊपर वाला मैसेडोनिया का, इसकी कैपिटल क्या है, स्कोपजे। क्या है, स्कोपजे। और करेंसी है मकदूनियाई दिनार और प्रधानमंत्री हैं जोरान जेव। तो इस प्रश्न से आपको याद क्या रखना है, ये जो मैसेडोनिया है इसका नाम बदल के अब ये किस नाम से जाना जाएगा, रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न मैसेडोनिया, यानी कि उत्तरी मैसेडोनियाई गणराज्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने किसे स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और बी, ए और बी ऑप्शन दोनों। तो अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने बी श्रीराम और रामा बीजापुरकर को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, तो ये जो बी श्रीराम है ना, ये पहले एसबीआई और आईडीबीआई बैंक में प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। तो इस प्रश्न से आपको याद रखना है बी श्रीराम और रामा बीजापुरकर का नाम, जिन्हें आईसीआईसीआई बैंक ने स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। स्वतंत्र निदेशक मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, तो देखो अब केवल और केवल आपके फायदे के लिए मैंने ऑप्शन को इस तरह से सेट किया है कि आपका कुछ रिवीजन करा सकूं। ऑप्शन ए और बी तो हमने देख लिया, ऑप्शन सी पे चलते हैं, डेनियल कैलहन। देखो कल ही मैंने आपको बताया था कि टीसीएस के स्वतंत्र निदेशक बने हैं डेनियल कैलहन। ऑप्शन डी पे चलेंगे तो एम नागेश्वर। तो इनका नाम तो मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं और रिसेंटली अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था जब सीबीआई के डायरेक्टर यानी कि निदेशक आलोक वर्मा को पद से हटा दिया गया था और उसके 2 दिन बाद आलोक वर्मा ने नौकरी ही छोड़ दी थी। तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था एम नागेश्वर के बारे में। कौन है ये एम नागेश्वर, सीबीआई के इंतरिम निदेशक हैं ये। इंतरिम निदेशक, इंतरिम मतलब मैंने आपको कई बार बताया है, जो परमानेंट नहीं होता, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, उसे इंटरिम बोलते हैं। तो सीबीआई के इंटरिम डायरेक्टर हैं एम नागेश्वर। अच्छा, तो बी श्रीराम और रामा बीजापुरकर को आईसीआईसीआई बैंक का स्वतंत्र निदेशक बनाया है। तो आईसीआईसीआई बैंक से भी मैं आपको एक पॉइंट रिवाइज करा देता हूं। 31 दिसंबर 2018 को क्रेग जी के ट्रिक्स के करंट अफेयर्स के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आरबीआई के अनुसार बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए कर्मचारियों को दंडित करने के मामले में आईसीआईसीआई बैंक टॉप पे है। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक की बात हुई है तो आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप इसकी फुल फॉर्म देखो, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है मुंबई में और एमडी सीईओ है श्री संदीप बख्शी। तो देखो, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो इसे लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि एक्चुअल में आप लोगों के लाइक देखकर ही मुझे पता लगता है कि कितने लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, कितने लोग हैं जो वास्तव में चाहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे ये करंट अफेयर्स के वीडियो चलते रहे। तो अगर आप भी चाहते हो कि ये करंट अफेयर्स की सीरीज हमारी ऐसे ही चलती रहे तो इसे लाइक जरूर कर दिया करो, और लाइक करने के बाद आप अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर भी कर दिया करो, ताकि देखो अच्छे लोग हमसे जुड़ सके। देखो, जब मैं देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि जितने व्यूज हैं उसके आधे लोगों ने भी इसे लाइक नहीं किया है, बल्कि देखा जाए तो लाइक करने के लिए आपको केवल स्क्रीन को टच करना है। और वैसे आप में से ऐसा नहीं है, लाइक नहीं करते हैं, आप में से बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं, डेली बेसिस पे इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, और उन्हीं लोगों के वास्तव में उन्हीं लोगों के सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कंटिन्यू काम करते रहने की। चाहे दिन में नींद निकले ना निकले, लेकिन रात भर जाग करके आपके लिए एक अच्छा वीडियो तैयार करने की मुझ में एनर्जी मिलती है। तो एक बार फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार फिर आप लोगों से कहूंगा, अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा मिलता है ना, तो इसे लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इंडोर रोइंग में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शकील अहमद ने। तो अभी हाल ही में एशिया कप में गोल्ड मेडल जीतने वाले शकील अहमद ने 40 वर्ष से ऊपर की श्रेणी में 10 घंटे में 1 लाख मीटर की दूरी तय करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। अच्छा, तो अब आपके माइंड में 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे। एक तो ये इंडोर रोविंग गेम कौन सा है भैया, और ये हुआ कहां पे है। तो देखो, बोलने से अच्छा है मैं आपको इसे दिखा देता हूं, क्योंकि देखने से चीजें ज्यादा समझ में आती है। तो ये है इंडोर रोविंग। तो देखो, जो लोग जिम जाते होंगे ना, उन्हें पता होगा कि इसमें कितनी मेहनत लगती होगी। तो इसमें आगे एक स्क्रीन लगी होती है, और जैसे जैसे आप इसे घुमाते रहोगे ना, वैसे वैसे स्क्रीन में डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। तो इसी गेम को कहते हैं इंडोर रोविंग। तो अभी हाल ही में इसी में शकील अहमद ने 10 घंटे में 1 लाख मीटर दूरी तय करने का रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न क्या है कि यार ये कंपटीशन हुआ कहां पे।
तो कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में। अब देखो यहां से एक बार प्रश्न बन चुका है एग्जाम में, क्या बन चुका है और कौन से एग्जाम में, तो आईबीबीएस पीओ आरआरबी 2017 में पूछा गया था कि सॉल्ट लेक स्टेडियम कहां पर स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता में। और कोलकाता से फिर एक बार प्रश्न बन जाता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हुगली नदी के किनारे। ये भी आप याद रखना। अब देखो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने जानबूझ करके ऑप्शन को इस तरह से सेट किए हैं कि आपका रिवीजन करा सकूं। तो हमारा ऑप्शन ए है मोहम्मद सलाह। 11 जनवरी को क्रिक जीके ट्रिक्स के करंट अफेयर्स के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लिवरपूल के फुटबॉल प्लेयर मोहम्मद सलाह को 2018 का अफ्रीकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया। ऑप्शन बी क्या है, कार्तिक सिंह। तो 14 जनवरी को क्रिक जीके ट्रिक्स के करंट अफेयर्स के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गोल्फ में जूनियर वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने थे कौन, कार्तिक सिंह। ऑप्शन डी क्या है, अभिनव शॉ। तो हमने शायद कल ही पढ़ा था कि पुणे में जो खेले जा रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण, और जो कब से कब तक चलने वाला है, 9 जनवरी से 20 जनवरी तक चलने वाला है। और उसमें शूटिंग में सबसे कम उम्र के मात्र 10 साल के हैं ये अभिनव शाह, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इस प्रश्न से देखो हमने 4 प्रश्न क्लियर कर लिए हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किसे महिला बॉक्सिंग के लिए मुख्य कोच बनाया गया है, तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अली कमर को। तो अभी हाल ही में मुक्केबाज अली कमर को महिला बॉक्सिंग टीम का कोच बनाया गया है। अच्छा, अली कमर ने किसकी जगह ली है, तो आंसर होगा मुक्केबाज शिव सिंह की जगह ली है। अच्छा देखो, अली कमर कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, इनका नाम आप स्पेशली याद रखो। क्यों याद रखें भैया, तो देखो 2002 में जो मैनचेस्टर में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ना, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय मुक्केबाज बने थे, और अब ये महिला बॉक्सिंग टीम के कोच बन गए हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अब तक के ये सबसे युवा कोच भी हैं, तो ये भी आप याद रखना। अब देखो ऑप्शन से मैं आपका कुछ रिवीजन करा देता हूं। ऑप्शन ए पे क्या है, डब्ल्यू.वी. रमन का नाम कौन है ये और क्या है, तो देखो दिसंबर में मैंने आपको बताया था कि नेशनल वुमेन क्रिकेट टीम के ये कोच बने थे। किसके, नेशनल वुमेन क्रिकेट टीम के। और इन्होंने किसका स्थान लिया या ये किसकी जगह आए, तो रमेश पंवार की जगह आए थे। ऑप्शन डी है हरिंदर सिंह। तो देखो अभी एक आध दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के ये कोच थे, पर इन्हें अब इनके पद से हटा दिया गया है। ये मैंने आपको 12 जनवरी का करंट अफेयर्स के वीडियो में बताया था, और अब मैंने आपको रिवीजन करा दिया। तो इस प्रश्न से आपको याद क्या रखना है कि किसे महिला बॉक्सिंग टीम का मुख्य कोच बनाया गया है, तो आंसर होगा अली कमर को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी के कार्यकाल में 1 माह का विस्तार कर दिया गया है। आपको बताना है कि वर्तमान में हमारे वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एन झा यानी कि अजय नारायण झा। अच्छा, तो देखो दिसंबर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पूर्व वित्त सचिव 30 नवंबर को जिनका नाम क्या है, हसमुख अधिया, उनका रिटायरमेंट हो गया था, और उसके बाद 3 दिसंबर को एन झा यानी कि अजय नारायण झा हमारे नए वित्त सचिव बने थे, और इनका कार्यकाल केवल 2 माह के लिए था, यानी कि अभी 31 जनवरी 2019 को ये रिटायर्ड होने वाले थे, लेकिन अब इनका कार्यकाल 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। अच्छा देखो, अजय नारायण झा हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वित्त सचिव हैं। तो फाइनेंस सेक्रेटरी से एक प्रश्न बन जाता है कि हमारा जो 1 रुपए का नोट है उस पर किसके सिग्नेचर होते हैं, तो आंसर होगा वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। इसके अलावा जो भी बड़े नोट होते हैं ना, बड़े अमाउंट के जो नोट होते हैं, उन पे आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। लो फिर से क्वेश्चन बन गया, अभी हमारे नए आरबीआई गवर्नर कौन बने, दिसंबर में ही बने थे, तो आंसर होगा शक्तिकांत दास। एक और प्रश्न बन जाता है कि ये कौन से नंबर के हैं, तो आंसर होगा 25वें नंबर पे, जो कि उर्जित पटेल की जगह आए हैं। पहले उर्जित पटेल थे आरबीआई गवर्नर 24वें नंबर के। अच्छा देखो, इस प्रश्न से एक प्रश्न मैं आपको और बता देता हूं यहीं पे, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो हाल ही में 15वें वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, एन झा को। एक्चुअल में क्या था, जो शक्तिकांत दास है ना, पहले 15वें वित्त आयोग के मेंबर थे, लेकिन वो अब वहां से उठ करके कहां आ गए हैं, आरबीआई गवर्नर की चेयर पे आ गए हैं, तो वो जगह खाली हो गई है। तो अब वहां पे किसको बिठाया जाएगा, एन झा को बिठाया जाएगा, ऐसे समझ लो। अच्छा देखो, मैंने क्या कहा, 15वां वित्त आयोग यानी कि 15th फाइनेंस कमीशन कहते हैं। तो एक प्रश्न यहां से भी बन जाता है कि हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाम याद रखना। योजना आयोग के पूर्व सदस्य नाम है NK सिंह। अच्छा देखो, एक बार फिर केवल और केवल आप लोगों के लिए मैंने जानबूझ करके ऑप्शन को इस तरह से सेट किया है कि आपका मैं एक बार फिर से रिवीजन करा सकूं। ऑप्शन ए पे चलते हैं, सुनील अरोड़ा।
दिसंबर में मैंने आपको बताया था ओपी रावत की जगह मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे सुनील अरोड़ा। प्रश्न बन जाता है कौन से नंबर के हैं, तो फिर आंसर हो जाएगा 23वें नंबर के। ऑप्शन बी पे चलेंगे तो सुधीर भार्गव, जनवरी में बताया था सुधीर भार्गव को मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया था। ऑप्शन डी क्या है, डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ये भी मैंने आपको दिसंबर में बनाया था कि अरविंद सुब्रमण्यम की जगह नए मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने थे कौन, डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो इस एक प्रश्न से हमने काफी कुछ गेन कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किसे यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए टीसीए अनंत को। तो अभी हाल ही में 14 जनवरी को हमारे पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, स्टेटिस्टिशियन। कॉमर्स में एक टर्म है ना सांख्यिकी, क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसे, स्टेटिस्टिक, बस वही है। तो पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद टीसीए अनंत ने यूपीएससी के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। यूपीएससी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग। तो यूपीएससी के जो चेयरमैन है उनका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। इंपॉर्टेंट क्यों बनेगा, क्योंकि अभी 28 नवंबर को ही ये बने थे। तो यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, अरविंद सक्सेना है। अच्छा, तो देखो एक बार फिर और फिर केवल आप लोगों के लिए ऑप्शन को मैंने जानबूझ करके इस तरह से लिखा है कि आपका कुछ रिवीजन करा दिया जाए। ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन ए तो देख लिया, बी है जयदीप कोविंद। तो 12 जनवरी को मैंने आपको बताया था कि एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सेक्रेटरी जनरल यानी कि महासचिव बने थे जयदीप कोविंद। ऑप्शन सी है गीता गोपीनाथ। तो 11 जनवरी की करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट, हिंदी में क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री बनी थी गीता गोपीनाथ। ऑप्शन डी क्या है, नितिन वाकणकर। तो देखो 14 जनवरी को ही मैंने आपको बताया था यानी कि परसों ही हमने पढ़ा था कि सीबीआई के नए मुख्य सूचना अधिकारी व प्रवक्ता, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड स्पोक्स पर्सन बने थे कौन, नितिन वाकणकर। तो इस प्रश्न से आपको याद क्या रखना है, यूपीएससी के नए सदस्य कौन बन गए हैं, टीसीए अनंत बन गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में मिंत्रा जेबोंग के सीईओ ने इस्तीफा दे दिया है, आपको उनका नाम बताना है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनंत नारायण। अच्छा, तो दिसंबर में मैंने आपको बताया था कि अनंत नारायण मिंत्रा जेबोंग के सीईओ के पद से इस्तीफा देंगे। दिसंबर में तो इन्होंने घोषणा की थी पर अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, तो आपको याद होगा नवंबर में मैंने आपको बताया था, नवंबर का जो हमारा 4th वीक का करंट अफेयर्स का वीडियो था उसमें क्वेश्चन नंबर 84 देखना, वहां मैंने आपको बताया था जेबोंग का मिंत्रा में विलय हो गया है यानी कि आपस में मर्जर हो गए हैं, मिल गए हैं और इनके संयुक्त रूप से सीईओ बने थे अनंत नारायण और अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और देखो ऐसा कहा जा रहा है कि अब अनंत नारायण जो स्टार टीवी का हॉट स्टार आता है, हॉट स्टार, उसके सीईओ बनेंगे ये। अच्छा, अनंत नारायण के जाने के बाद फ्लिपकार्ट के अमर नागरम मिंत्रा जेबोंग का कार्यभार संभालेंगे, मतलब अमर नागरम मिंत्रा जेबोंग के प्रमुख बन गए हैं। अच्छा, एक बार फिर से मैं ऑप्शन पे आपको ले चलता हूं और वहां से कुछ आपका रिवीजन कराता हूं। ऑप्शन ए क्या है, कल्याण मूर्ति, कौन है ये, फ्लिपकार्ट के सीईओ है। अच्छा देखो, फ्लिपकार्ट के सीईओ से भी प्रश्न बन जाता है। आपको याद होगा बिन्नी बंसल का नाम, नवंबर में मैंने आपको बताया था फ्लिपकार्ट के सीईओ के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उनके जाने के बाद कल्याण कृष्ण मूर्ति बने थे फ्लिपकार्ट के सीईओ। ऑप्शन सी क्या है, आर चंद्रशेखरन, ये यस बैंक के डायरेक्टर थे और इन्होंने भी नवंबर में इस्तीफा दे दिया था। ऑप्शन डी क्या है, एन चंद्रशेखरन, बेसिकली आपको पता है मैंने अब कल परसों ही बताया था टीसीएस के सीईओ है। ये ऑप्शन सी के साथ मैंने डी लिखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, दोनों चंद्रशेखरन है। एन चंद्रशेखरन लगते टीसीएस के सीईओ और आर चंद्रशेखरन होते ही ये बैंक के पूर्व डायरेक्टर जिन्होंने नवंबर में इस्तीफा दे दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने दूरदर्शन के साथ मिलकर किन 2 चैनलों को शुरू किया है या लॉन्च किया है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों को, यानी कि डीडी साइंस और इंडिया साइंस को। तो अभी हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में बोलेंगे तो डिपार्टमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दूरदर्शन के साथ मिलकर के 2 साइंस पे बेस्ड चैनल लॉन्च किए हैं। एक का नाम है डीडी साइंस, एक का नाम है इंडिया साइंस। तो विज्ञान चेतना का प्रसार करने के लिए
सीधी सी बात है, सिंपल से अगर शब्दों में बात करें तो विज्ञान को, साइंस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए डीडी साइंस और इंडिया साइंस नाम के 2 चैनल को लॉन्च किया गया है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है, तो आंसर होगा हर्षवर्धन सिंह। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं, इनके पास और भी मंत्रालय हैं, वो कौन कौन से हैं, तो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज और अर्थ साइंस की मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है, हर्षवर्धन सिंह के पास। तो इस प्रश्न से आपको याद रखना है इन दोनों चैनलों के नाम, डीडी साइंस और इंडिया साइंस, जिन्हें शुरू किया है, लॉन्च किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और दूरदर्शन ने मिलकर के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 इंटर सेशनल बैठक आयोजित की गई है, तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यूएसए। तो अभी हाल ही में भारत और यूएसए के बीच में 2+2 इंटर सेशनल बैठक आयोजित की गई है। इसमें दोनों देशों के बीच यानी कि भारत और यूएसए के रक्षा और विदेश नीति के मुद्दों पर चर्चा हुई है। अच्छा देखो, यहां से एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि ये भारत और यूएसए के बीच में जो 2+2 इंटर सेशनल मीटिंग हुई है, ये कहां पे आयोजित हुई है, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। अच्छा, तो 2+2 इंटर सेशनल बैठक यूएसए के साथ हुई है, तो यूएसए को आप मैप में देखिए, ये रहा यूएसए। कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। ये सबको पता है, लेकिन ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। ये 45वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। अब देखो, नवंबर के लास्ट में, शायद 30 नवंबर को मैंने आपको बताया था कि यूएसए के पूर्व प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश का निधन हो गया। और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो 41 नंबर के। और इनके बेटे हैं जिनको आप जानते हो, जॉर्ज बुश के नाम से। ये भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, 2009 तक रहे थे। ये कौन से नंबर के थे, तो आंसर होगा 43 नंबर के। और अभी जो चल रहे हैं डोनाल्ड, ये 45 नंबर के हैं। देखो, दिसंबर में मैंने आपको बताया था नेवाडा, क्या, नेवाडा अमेरिका का पहला राज्य बना है जहां की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो गई है। तो स्टेट का नाम याद रखना, नेवाडा। अच्छा देखो, स्टेट से याद आया, अमेरिका में टोटल कितने स्टेट्स हैं, तो आंसर होगा 50, यानी कि टोटल 50 स्टेट्स हैं अमेरिका में। और अभी 12 जनवरी के करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था कि 2020 यानी कि 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनेगी, तो आंसर होगा तुलसी गेबार्ड। तो इनका नाम भी आप याद रखना। और देखो, कहीं एग्जाम में प्रश्न रिपीट होता है, क्या पूछा जाता है, भारत के संविधान का प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आइडिया हमने किस देश से लिया है, तो आंसर होगा यूएसए। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार भी हमने यूएसए के संविधान से ही लिए हैं। अब यहां से मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, चलो बताओ हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार कितने हैं, तो फिर आंसर होगा 6। और अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 11। और देखो, एसबीआई क्लर्क मेंस 2016 में पूछा गया था, सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए को क्या कहा जाता है। जैसे कि भारत का जो सेंट्रल बैंक है ना, उसे क्या कहते हैं, आरबीआई। उसी तरह से यूएसए का सेंट्रल बैंक का क्या नाम है, तो आंसर होगा फेडरल रिजर्व बैंक। उसके अलावा एक क्वेश्चन काफी रिपीट होता है कि अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रशिया से खरीदा था, तो आंसर होगा अलास्का। और याद रखना, यूएसए का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है अलास्का। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो देखो मैं आपको हमेशा बताता हूं, जब भी यूएसए की बात होती है तो ये मैं आपको जरूर बताता हूं, आपको याद भी हो गए होंगे। अब आपको ये बात जान के खुशी होगी, अभी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि 12 जनवरी 2019 को आरपीएफ एसआई का जो पेपर हुआ था, उसमें यहीं से प्रश्न बना था कि फंडामेंटल राइट हमने किस देश के संविधान से लिए हैं। तो उस स्टूडेंट ने हमारा करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ था और वो आंसर लगा के आ गया, क्या, यूएसए। तो देखो, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, देखो ये मैं यूं, इसको गलत मत लेना कि मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि मेरे पढ़ाया हुआ आया है। मैं यूं, भाई ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, ये वही पॉइंट हैं जो मैंने सेलेक्टेड कहीं से सर्च मारे हैं, सेलेक्ट किए हैं, जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में जाने कितनी बार रिपीट हुए हैं। और देखो, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वो इंपॉर्टेंट ही होता है। और खास तौर पे जो स्टैटिक वाले क्वेश्चन होते हैं, वो एक बार अगर एग्जाम में आ गया तो आपका कहीं ना कहीं वो रिपीट जरूर होगा। अब आपकी किस्मत है कि वो आपके एग्जाम में आ जाए या दूसरे के एग्जाम में आ जाए, लेकिन वो आते जरूर हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूं कि भाई देखो, आप लोग इतने सारे लोग हो, अलग अलग एग्जाम देते होंगे। अगर आपको किसी एग्जाम पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है जो आपको लगता है कि यार ये वाला पार्ट, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, हमारे करंट अफेयर्स में हमने कवर नहीं करा है, तो ये हमारे करंट अफेयर्स का हिस्सा होना चाहिए, तो आप वो क्वेश्चन मुझे भेज दो, उस एग्जाम का नाम लिख दो और वो एग्जाम की डेट लिख दो और वो क्वेश्चन आप मुझे सेंड कर दो। मैं उसे हमारे करंट अफेयर्स में जरूर शामिल करूंगा।
और फिर देखना उस क्वेश्चन को हम इतनी बार रिपीट कर लेंगे कि वो क्वेश्चन आपकी रोम रोम में समझ आएगा, आप उसे कभी भूलोगे ही नहीं। देखो प्रश्न जब भी आपको मुझे भेजना हो ना, तो रिसेंटली जो हमारा नया अपलोडेड वीडियो होगा उसी के कमेंट बॉक्स में टाइप करना, ताकि वो मेरे पास जल्दी से जल्दी पहुंच पाए और मैं उसे जल्दी से जल्दी करंट अफेयर्स में ऐड कर सकूं। और यहाँ मैं नाम लेना चाहूंगा खास तौर पे स्पेशल हमारे खास अनूप चौरसिया जी का, जिन्होंने मुझे आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न भेजे थे, जिसे मैं करंट अफेयर्स में जरूर ऐड करूंगा, ताकि हमारा जो करंट अफेयर्स का वीडियो है उसे हम और बेहतर बना सकें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यों में हो रही राजस्व की कमी के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुशील मोदी को। तो अभी हाल ही में राज्यों में हो रही राजस्व की कमी के लिए 7 सदस्य वाली समिति का गठन किया गया है, और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, यानी कि समिति के अध्यक्षता कौन करेंगे? तो आंसर होगा सुशील मोदी। कौन है ये सुशील मोदी? तो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी। तो एक्चुअल में देखो, जो जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों में जो राजस्व मतलब रेवेन्यू की कमी आई है ना, उसके कारणों का पता लगाने के लिए 7 सदस्यों की समिति बनाई गई है, और जिसके अध्यक्ष हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी। अच्छा देखो, जीएसटी की बात हुई है तो जीएसटी से एक प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसमें कितनी संख्या होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो आंसर होगा 15। तो इस प्रश्न से आपको याद रखना है सुशील मोदी का नाम। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के लिए 10,000 वनडे रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज कौन बने हैं? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एमएस धोनी। तो अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी भारत के लिए 10,000 वनडे रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एमएस धोनी ने 10,000 रन पूरे किए हैं, और ऐसा करने वाले वो 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। अगर ये 5वें हैं तो पहले 4 भी होंगे। कौन कौन है? सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली। ये 4 बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी से पहले 10,000 वनडे रन बना चुके हैं। अच्छा, क्रिकेट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपका रिवाइज करा देता हूं। जैसे अभी 12 जनवरी को हमने पढ़ा था कि कोच रवि शास्त्री और विराट कोहली को SCG यानी कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की सदस्यता प्राप्त हुई है। 1 जनवरी को हमने पढ़ा था कि 2018 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो आंसर होगा जसप्रीत बुमराह, याद आया होगा। और नवंबर में हमने पढ़ा था कि राहुल द्रविड़ ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 5वें भारतीय बने थे। उसके बाद दिसंबर में हमने देखा था कि रिकी पॉन्टिंग को भी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया था। तो अब हम बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। हमारा प्रश्न क्या था? हाल ही में किस राज्य ने वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू की है? तो प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन बी, सिक्किम। देखो, आप सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है, और आप में से ज्यादातर ने इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में लिखा है। तो इज्जत के साथ मैं उन सभी के नाम बताऊंगा जिन्होंने क्वेश्चन को डिटेल में लिखा है। उनके नाम है शिवम, राहुल, एकता, PN रॉय, स्वाति, मनोज, नवदीप, अंकित, जाट जाटनी, संजय, कमलेश, मोनाली, सूरज, कांताजी, नारायण शर्मा, सुरभि, अमलेश कुमार, राजेश, प्रिया, किरण टोपो, प्रिंस, करण, रमेश, महाराज सिंह, साक्षी, राहुल सिन्हा, अजय। अब आज मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। देखो, कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूं, हर बंदे का कमेंट पढ़ता हूं। तो कल आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। कमेंट में आप लोगों के सपोर्ट को देख करके मुझे बहुत खुशी होती है। चाहे फिर पूरी रात जाकर के कितना भी थक जाऊं, जब आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूं तो पूरा मोटिवेट हो जाता हूं। एक अलग ही लेवल की एनर्जी मुझ में आ जाती है, और मेरे मन से सिर्फ एक ही बात आती है, यार ये लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो इससे एक कदम आगे बढ़ करके मेहनत करनी है। इस करंट अफेयर्स की वीडियो को एक अलग ही लेवल पे पहुंचाना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लगी कि आपसे जो मैं कहता हूं ना कि यार क्वेश्चन को जितना डिटेल में लिख सकते हो उतना डिटेल में लिख दो, जितना एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट जानकारी दे सकते हो उतना एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट जानकारी दे दो। जो भी अगर ट्रिक वगैरह है आपके पास सब लिख दो, जो भी आपको आता है वो सब लिख दो। एकदम फ्री हो जाओ, अपने आप को बांधो मत किसी भी तरह से। तो बस डेली रूटीन के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा था, तो आप लोगों के कमेंट्स में 2-3 पॉइंट मुझे काफी अच्छे लगे, और मुझे लगा कि यार ये हमारे करंट अफेयर्स का पार्ट बनना चाहिए, तो उन्हें मैंने अलग रख लिया। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, आप लोगों ने लिखा है, कुछ लोगों ने लिखा है जैसे कि कंचनजंगा हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, ये सिक्किम में ही है और वर्ल्ड का थर्ड नंबर का है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, मुझे लगा यार अभी तक तो हमने ऐड नहीं किया, मैंने आपको बताया नहीं है, तो ये हमें ऐड करना चाहिए। तो इस तरह के एक आध पॉइंट और भी थे। देखो,
देखो मेरा ये विजन है कि क्रेग जीके ट्रिक्स को एक बहुत अच्छा और सभी के साथ मिलकर के नॉलेजफुल प्लेटफॉर्म हम बनाना चाहते हैं। तो मैं एक बार फिर आप लोगों से कहूंगा, आप लोगों के सपोर्ट के लिए थैंक यू अगेन टू यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट रियल में। अब बात कर लेते हैं आज के वीडियो के क्विज के प्रश्न की। हाल ही में कौन सा राज्य सामान्य श्रेणी के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बना है? आपके ऑप्शन ये रहे, कमेंट बॉक्स वो रहा। फिर से एक बार कहूंगा कि इसको जितना आप डिटेल में लिख सकते हो उतना डिटेल में लिखने की कोशिश करना, चाहे स्टेट का नाम हो, चाहे ऑप्शन से, चाहे आप क्वेश्चन से, जितना आप एक्स्ट्रा दे सकते हो उतना देने की कोशिश करना, क्योंकि आप जब लिखोगे ना तो आपको चीजें लंबे समय तक याद हो जाएगी। अब फैसला आपके ऊपर है, चीजें आप लंबे समय तक याद रखना चाहते हो या नहीं चाहते हो। उससे भी इंपॉर्टेंट, आप मुझे जरूर बताओ आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, स्पेशली आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे जरूर बताइएगा। उसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन आएगा पास में उसे जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगी। एक बार फिर से कहूंगा, अगर आपको वीडियो से फायदा थोड़ा भी पहुंच रहा है तो इसे प्लीज लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग करेक्ट जीके ट्रिक्स।